हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जा सकते हैं। यानी इनमें से एक न एक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2024 के लिए, तो इसे तो आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है मूल प्रभाज? तो 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है कि कोई बिलियन मूल प्रभाज क्या होता है? एक घटक का मूल प्रभाज, घटक कोई घटक है यानी घटक के मूलों की संख्या और बटे बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। उसे एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। तो याद हो जाएगा, सूत्र से ही आपको याद हो जाएगा प्रश्न। जैसे देखेंगे कि एक घटक का मूल प्रभाज क्या होता है? घटक के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परासरण क्या है और परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। परासरण बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। मतलब कैसी बात की जाए कि मान लीजिए कोई एक पात्र रखा है, इसमें कोई अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। ठीक है, वो कोई विलयन बना, देखो कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का ये विलायक मान लीजिए कोई विलायक क्या होगा? जो अधिक मात्रा में होता है। विलायक का अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन की ओर, देखिए इससे विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह, किसमें? विलयन में, जो विलयन बना हो विलायक का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। किसको पार करके? अर्धपारगम झिल्ली को। ठीक है, किसको? अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलायक का विलयन में स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और परासरण दाब के लिए व्यंजक होता है परासरण दाब PV बराबर NRT, या हम लिख सकते हैं कि V के लिए अगर हम N के नीचे पहुंचाएं तो क्या हो जाएगा? P बराबर N/V RT लिख सकते हो। या तो N/V यानी C बराबर क्या होता है? N/V। तो जो आप N/V की जगह क्या लिख सकते हो? C लिखते हो, तो CRT हो जाएगा। जहाँ P आपका परासरण दाब होगा, R गैस स्थिरांक होगा, N विलेय के मोलों की संख्या होगी और W विलेय की मात्रा होगी। और मोलों की संख्या यानी N, आप जानते हो कि N बराबर क्या होता है? W/M होता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर V विलयन का आयतन होगा, T परमताप होगा और M विलेय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। ठीक है, जो भी N जो W/M यानी जो W और M के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि W आपका देखिए विलेय की मात्रा हो जाएगी, तो यहाँ पर तो कोई W लिखा नहीं है, और M क्या हो जाएगा? विलेय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कोलराउस का नियम। कोलराउस नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है इसे। और ठीक है, और भी क्वेश्चन कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग होते हैं, तो अगली वीडियो में हम कोलराउस का सिंपल एक तरीके से अलग से नियम बताएंगे, उसमें साथ में अनुप्रयोग भी बताएंगे, उसके कुछ निर्धारण भी करेंगे उसके मान का। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं सिंपल कि कोलराउस का नियम जब छोटे से अति लघु में प्रश्न पूछा जाए तब आपको कैसा लगना है। तो कोलराउस के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी, छोटे से प्रश्न आ जाएगा अति लघु में। तो कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम अनुसार, किसके द्वारा? कि कोलराउस ने किसके द्वारा प्रदर्शित किया? कि कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के आधार पर, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के आधार पर किसी नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, क्या? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? λm यानी अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं, धनायन की चालकता और ये ऋणायन की चालकता हो जाएगी। मान लेते कि क्या का कुल योग होती है। देख सकती है कि जो अनंत, जो यहाँ पर λm क्या होगी आपकी? अनंत तनुता पर मोलर चालकता
किसके बराबर होगी, कुल किसके योग के बराबर होगी, धनायनों और ऋणायनों की अनंतता पर मूलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। जैसे यहाँ पर लैम्डा एम के अनंत हो जाएगा बराबर बी प्लस लैम्डा 0 अनंत हो जाएगा प्लस बी माइनस लैम्डा 0 अनंत हो जाएगा। जहाँ पर जो बी प्लस तथा बी माइनस विद्युत अपघट्ट के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या है। जैसे आप खुद समझ सकते हो कि जैसे कोई HCl है, HCl को अगर वियोजित किया जाए तो एक H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में हो जाता है, तो एक H प्लस आयन की संख्या और एक Cl माइनस आयन की संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं। नेरेस्ट के इलेक्ट्रॉन विभव का समीकरण लिखिए और उसके दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बेहतर तरीके से तैयार करना है आपको। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को नेरेस्ट समीकरण कहते हैं। किनके मध्य, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य जो समीकरण संबंध दर्शाता है उसे नेरेस्ट समीकरण कहा जाता है। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नेरेस्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M/M+ का विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है, E बराबर E0 माइनस 2.3003 RT/NF log 10 1/Mn+ AQ। AQ क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव के लिए लिखते हैं। ठीक है, हो जाता है, ये नेरेस्ट समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, नेरेस्ट समीकरण हो जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मान की बात की जाए तो जो आपका R है वो गैस नियतांक होगा, F फैराडे नियतांक होगा जिसका मान फिक्स होता है 96,500 कूलाम मोल इनवर्स होता है। और N क्या होता है, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और T क्या हो जाता है, परम ताप हो जाता है। और जहाँ M+ की बात की जाती है तो विलयन में धातु की सक्रियता हो जाती है। और क्वेश्चन 7 में आ जाता है कि नेरेस्ट समीकरण की उपयोगिता क्या होती है, तो उपयोगिता देख लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल की कमी क्षमता या वोल्टता को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। साथ में पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग बताइए। तो अभी हम सिर्फ छोटा अतिलघु की बात कर रहे हैं, तो 2 अनुप्रयोग पूछ लिए जाएंगे आपसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग बताइए, तो आपको ये अनुप्रयोग लिखना होगा। तो पहला अनुप्रयोग क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विभव विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों या अणु से विस्थापित कर देता है। जैसे आप सकते हो कि जो जिंक होता है Zn वो कॉपर से CuSO4 से उनके लवणों से विस्थापित करता है, यानी ZnSO4 हो जाता है और CO अलग हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो जो उच्च विभव धनात्मक विभव वाले तत्व निम्न धनात्मक विभव वाले तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। फिर देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। आयरन से नीचे जितनी भी धातु होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में उनका हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।